हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चा, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, और जैसे कि आप लोगों को पता है पार्ट फर्स्ट मैं करवा चुकी हूँ। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में जो हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस एज एन इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। बच्चा, होपफुली आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे। आप पहले उसको बच्चा समझने की कोशिश करना, ठीक है, एंड देन फिर उसको लर्न करना, ठीक है बच्चा। हाँ, और उसके प्रॉपर नोट्स भी बनाना, उसको लिख करके लर्न करना, और अच्छे से आपको लर्न होगा, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं बच्चा, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बच्चा इस वीडियो को शेयर करें, उनका भी फायदा कराएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब बिजनेस एज एन इंट्रोडक्शन, ठीक है बच्चा। पार्ट सेकेंड है आज हमारा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। बच्चा, अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं बिजनेस एज एन इंट्रोडक्शन के अंदर? देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करें अपनी एक्टिविटीज या किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म, ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग परफॉर्म कर रहा हो अपने काम को टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, वो क्या कहलाई जाएगी? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्वमेंट किसका? ऐसी एक्टिविटीज में जहां वो अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हो। अब ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो जाहिर सी बात है बच्चा, वो पैसे अर्न करने की बात कर रहे हैं, या तो वो किसी बिजनेस में होंगे, या फिर वो किसी प्रोफेशन में होंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होंगे, दूसरों के लिए काम कर रहे होंगे जिससे उनको सैलरी मिली होगी। ये पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया भी था, अभी आगे भी आएगा, ठीक है। अब ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू, जो मैं आपको बता रही हूँ, अर्निंग मनी। ह्यूमन नीड्स क्या चीज होगा? ह्यूमन बीइंग क्यों काम कर रहे हैं? पैसों को कमाने के लिए, एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन। जब वो पैसे कमाएंगे, अपनी नीड्स फुलफिल करेंगे, ठीक है, अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल करेंगे, तो जिससे उनको क्या होगा? मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटली सेटिस्फाइड होंगे। ऑन दिस वेरी बेसिस ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। चलिए बच्चा, आप देखते हैं टू कैटेगरीज क्या है वो। एक है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जल्दी से ये बात बताइए वीडियो को पॉज करके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है? अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जिसमें हम अर्न क्या कर रहे हो? बेसिकली मनी, जिसमें पर्सन काम कर रहा हो, ऐसी एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जो काम करा जाए वो क्या चीज हो जाएगा? आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। सेटिस्फैक्शन के लिए जो काम करा जाए वो क्या चीज हो जाएगी? आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे चैरिटी, ठीक है, एग्जाम्पल चैरिटी जैसे हो, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए काम कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ऐसी एक्टिविटीज जो करी जा रही है किस चीज के लिए? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना खुद को जिससे हम पैसा कमाएं, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, वो क्या कहलाई जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, फिर एक्सचेंज करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो वो क्या चीज हो गया? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गया? देखिए बच्चा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है, गुड्स का प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन क्या होता है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। गुड्स को आपने फैक्ट्री के अंदर बनाया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करा गुड्स बाय अ होलसेलर। अब होलसेलर ने बल्क में फैक्ट्री से गुड्स एंड सर्विसेज लिए और जाकर के किसको दे दिए? रिटेलर को, या फिर रिटेलर ने खुद फैक्ट्री से जाके गुड्स एंड सर्विसेज ले लिए। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड बाय होलसेलर और रिटेलर, किसको? कंज्यूमर को ही तो बेचेंगे ये, तो वो क्या कहलाया जाएगा? जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताइए, इसके अंदर ये एक्टिविटी क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। पहले गुड्स को बनाया, देन उसको सेल आउट करा, तो ये ट्रांजेक्शन डेली बेसिस की है, और जो डेली बेसिस की होगी वही बिजनेस कहलाई जाएगी। ये क्या हो गया? आपका बिजनेस, ठीक है। अब वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ठीक है, अब कोई पर्सन फैक्ट्री में काम कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर। अब ये कहां पर है? प्रोफेशन, ठीक है बच्चा, क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स होती हैं। लॉयर, वो भी क्या हो जाएगा? प्रोफेशन, स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स, और अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड। वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, यानी क्या चीज कर रही है टीचर? अपनी सर्विसेज रेंडर कर रही है, प्रोवाइड कर रही है स्कूल को, उसको क्या मिलेगी? सैलरी।
तो ये किस में जाएगा बच्चा, ये जाएगा एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है, ठीक है, उसको सैलरी मिलेगी, जिससे क्या हो जाएगा, वो कहाँ इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर कौन सा आया, ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से पढ़ लेना। बिजनेस क्या होता है, देखिए, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम पैसा कमाते हैं थ्रू कैसे, प्रोडक्शन करके, परचेज करके, सेल करके, डिस्ट्रीब्यूट करके गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। प्रोडक्शन करा गुड्स एंड सर्विसेज का, सेल परचेज करी, डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। जैसे एग्जांपल, कोई पर्सन बिजनेस कर रहा हो फिशिंग का, ठीक है, फिश को पाला, बड़ा करा एंड देन सेल आउट कर दिया। माइनिंग का बिजनेस कर रहा हो, फार्मिंग, एग्रीकल्चर कर रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हो और होलसेल में बेच रहा हो, ये डेली ट्रांजैक्शन हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाया जाएगा, बिजनेस, जिसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब आ जाइए आगे। अब आया आपका प्रोफेशन। चलो जी हम देखते हैं प्रोफेशन क्या है। अब प्रोफेशन क्या है, 3 वर्ड आपको याद करने हैं, रिक्वायर्ड, स्पेशलाइज्ड, नॉलेज और स्किल्स। प्रोफेशनल बनने के लिए किसी भी पर्सन को अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है बच्चा, तभी तो वो प्रोफेशनल कहलाएगा। मेनली ये डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब होते हैं, ठीक है। अब प्रोफेशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। जो अप्लाइड करता है एक इंडिविजुअल पर्सन अपने काम में, ताकि वो अपनी अर्निंग को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा बना सके, ठीक है। दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट। अब बच्चा ध्यान से सुनना, जब भी कोई पर्सन एक प्रोफेशनल बनने जाता है तो वो प्रोफेशनल बॉडीज जानते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर है तो उसको किसी एसोसिएशन के साथ जुड़ना पड़ता है, जो उसके हेड होंगे तो वो आपको फॉलो करवाएंगे क्या, उस प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट, और आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है मैम, कोड ऑफ कंडक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना। अगर आप एज अ प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन चूज कर रहे हैं तो आपको क्या चीज होगा, कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइन प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है बच्चा। और वो कौन करेगा, प्रोफेशनल बॉडीज, जो आपके क्या होते हैं, हेड होते हैं, हायर लेवल पे प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, ठीक है। जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन हेड होते हैं वो आपको क्या करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट बताएंगे और गाइडलाइंस फॉलो करवाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें रह के आपको काम करना होगा। अगर आपने वो काम आउट ऑफ द वे जाके करा तो आपका लाइसेंस भी छीन लिया जाएगा, ठीक है, आपको लाइसेंस देने से पहले ही हटा दिया जाएगा। तो ठीक है, द पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन, जो लोग एंगेज होते हैं प्रोफेशन में वो क्या कहलाए जाते हैं, प्रोफेशनल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स आर प्रोफेशनल एंगेज्ड इन लीगल प्रोफेशन। अब जो लॉयर्स होते हैं बेटा, जो वकील होते हैं, वो ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जो कहाँ एंगेज होते हैं, लीगल प्रोफेशन में, विच इज गवर्न्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। वो कौन सी एसोसिएशन के अंदर गवर्न होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। याद रखना, जो भी लॉयर होंगे वो एंगेज होंगे एज अ प्रोफेशनल लीगल प्रोफेशन के अंदर, और कहाँ, कौन सी एसोसिएशन के साथ काम करेंगे, जो अपनी ट्रेनिंग करेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर का प्रोफेशन चूज करता है तो वो कहाँ काम करेगा, हु आर इन दी मेडिकल प्रोफेशन एंड आर गवर्न्ड बाय दी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। कैसे काम करेंगे, किसके अंडर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रोफेशन बनने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, कुछ गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट दिए जाएंगे, जिस भी प्रोफेशन में कोई भी पर्सन इन्वॉल्व होगा। और ये कौन देगा, मेरे साथ साथ बोलना, ये कौन देगा, आपकी प्रोफेशनल बॉडीज, ठीक है, जो एसोसिएशन के हेड होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लॉयर बनने जाएगा, लीगल प्रोफेशन के अंदर है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, विच आर गवर्न बाय दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब कोई डॉक्टर के प्रोफेशन में है तो कहाँ जाएगा, मेडिकल प्रोफेशन में है तो विच आर गवर्न बाय दी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे देखिए एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है दूसरों के लिए काम करना, ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान से सुनना। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, दूसरों के लिए काम करना, जिसकी आपको सैलरी मिलेगी, और ये डेली बेसिस पे आप काम करेंगे, एंड द एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी, दैट इज नोन एज द एम्प्लॉयमेंट। अब एक बात आप याद रखना, एक एम्प्लॉयर होगा जो हेड होगा, जिसके अंडर लोग काम करेंगे, वो क्या होंगे, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर्स क्या करेगा, सैलरी देगा एम्प्लॉय को
काम करने के पूरे मंथ, जो डेली बेसिस पे काम करेंगे, दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ आ गया हो। और रेम्यूनरेशन का मतलब भी याद रखना क्या होती है, वेजेस और सैलरी, ठीक है। Employment refers to an activities by which an individual works regularly for another person। अब क्या चीज है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसके अंदर इंडिविजुअल काम कर रहा है रेगुलरली दूसरे पर्सन के लिए, जिसकी उसको क्या मिल रही है, सैलरी इन रिटर्न, जिसको उसको सैलरी क्या मिलेगी, इन रिटर्न, जो उसने काम किया होगा पूरे मंथ। Those who are employed by others are known as employees। अगर आप किसी के थ्रू एम्प्लॉयड करे जाएंगे कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप क्या कहलाए जाएंगे, एम्प्लॉयज। द पर्सन हु एंगेज अदर्स टू वर्क रेगुलरली, जो पर्सन एंगेज करे आपको काम करने के लिए रेगुलर बेसिस पे, वो आपका हेड कौन होगा, एम्प्लॉयर। द रेम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब रेम्यूनरेशन सैलरी कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर करेगा, किसको, एम्प्लॉय को किस चीज के लिए, जो उसने काम करा है, तो दैट इज नोन एज सैलरी और वेजेस, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, वर्किंग इन ऑफिसेज। एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होता है, कोई पर्सन काम कर रहा है, वेदर इट मे बी ए मेल और फीमेल, ऑफिसेज एम्प्लॉयड, ठीक है, सैलरी मिलेगी। बैंक के अंदर इंश्योरेंस कंपनी हो गई, शॉप्स हो गई, एज अ मैनेजर हो गया, कहीं काम कर रहा हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सैलरी पर मंथ मिलेगी। क्लर्क हो गया, पियोन हो गया, सेल्समैन हो गया, ये सारा का सारा बच्चा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। ये दूसरों के लिए काम कर रहे हैं जिसके लिए इनको सैलरी मिलेगी, ठीक है बच्चा। अगर आप किसी और की थ्रू एम्प्लॉयड हुए हैं, वो आपका एम्प्लॉयर होगा और आप उसके एम्प्लॉय होंगे, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देगा, ठीक है। चलिए, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के स्कूल में 11th में ये आता ही आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना, ठीक है बच्चा। पहला आपका बेसिस है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसमें आप सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे बच्चा, जो मैं बोल रही हूँ इसके अंदर सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, मीनिंग, जो मैंने आपको मीनिंग बताया है अभी पीछे। बेसिस में सबसे पहले मीनिंग होना चाहिए, जिसमें आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, बिजनेस की डेफिनेशन लिखेंगे, प्रोफेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और एम्प्लॉयमेंट लिखेंगे। पहला आपका ये होना चाहिए। दूसरा आपका कमेंसमेंट है, उसके अंदर क्या है, बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। बिजनेस जो आगे बढ़ाया जाता है किसके डिसीजन पे करा जाता है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन हो गया, मालिक, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा। प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री। प्रोफेशन कब आप स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए बच्चा, ये कह रहा है कमिटमेंट होता है, बिजनेस कब स्टार्ट कर सकते हैं या प्रोफेशन कब स्टार्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग लिखेंगे, फिर सेकंड पॉइंट कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब ये होता है बिजनेस कब स्टार्ट करना है, तो बिजनेस में कमेंस जब भी डिसीजन किसका होगा, एंटरप्रेन्योर। जब वो पैसे लगाना चाह रहा होगा, आप जब मर्जी बिजनेस चला लीजिए। प्रोफेशन के अंदर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जैसे कि अभी बताया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां से क्या मिलेगा, अगर कोई लॉयर की प्रैक्टिस कर रहा है तो वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा, तब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रोफेशन में डिग्री और ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेयर एज एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट कमेंसेस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू द सर्विस एग्रीमेंट। जब आप सर्विस एग्रीमेंट करेंगे तो उसके बाद तभी से आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, जिसका पर मंथ आपको सैलरी मिलने लग जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन। अब कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चा, कोई अनपढ़ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, वेयर एज इन प्रोफेशन प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। इसके अंदर नॉलेज स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाईली क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए और उसको ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, उसने ट्रेनिंग पीरियड भी कंप्लीट कर देना चाहिए, तभी वो कहलाया जाएगा प्रोफेशन। अब एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब। अब बच्चा कोई टीचर के लिए जाएगा तो वो हो सकता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो या मास्टर्स प्लस बीएड हो, तो ये पीआरटी, टीजीटी हो या पीजीटी हो, सबका एक अलग वो होगा क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब, कि आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं और कहाँ जॉब कर रहे हो। मैंने टीचर का एग्जाम्पल दिया है आपको। अब देखिए इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल मीन्स कैश और मनी, रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। स्केल ऑफ बिजनेस का मतलब होता है स्मॉल बिजनेस तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बिग बिजनेस या लार्ज बिजनेस तो क्या चीज होगा, आपका स्केल ऑफ बिजनेस क्या होगा, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा उसके अंदर। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर क्या चीज है, प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर डॉक्टर बन गया और उसको किसी और के हॉस्पिटल में काम करना है, ठीक है, डॉक्टर तो है वो, तो उसके अंदर लिमिटेड कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब एक चीज देखिए एम्प्लॉयमेंट, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप तो दूसरे के लिए जॉब कर रहे हैं जिसकी आपको सैलरी मिलेगी, तो उसमें किसी भी कैपिटल की जरूरत नहीं है, कैश की जरूरत नहीं है लगाने की। रिस्क, इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। मैंने आपको
पहले ही दिन बताया था, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है मेन एम तो प्रॉफिट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसके अंदर रिस्क होता है, अनसर्टेनिटीज होता है, लॉस के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो रिस्क मतलब लॉस के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। प्रोफेशन में देयर इज लिटिल रिस्क प्रेजेंट, इसके अंदर कोई इतना ज्यादा रिस्क की बात नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने प्रोफेशन के अंदर है, तो इसके अंदर कुछ भी लॉस होने का क्या चीज है, बहुत ही लिटिल रिस्क है। एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व, अब एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि क्या चीज है उसमें लॉस की तो वो है नहीं, उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली जिसकी उसको सैलरी मिलेगी अच्छे से अच्छा काम करने का। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। अगर आप बिजनेस के अंदर आपका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो गया कि मैं तो पहले भाई कार के टायर का काम करता था, अब मैं कार का शोरूम खोलूंगा, तो कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ आप कर सकते हैं इस काम को। और प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पर्सन डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही रहेगा, वो डॉक्टर वाला ही काम करेगा। कोई भी डॉक्टर लॉयर का काम नहीं कर सकता और कोई भी लॉयर डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। अब एम्प्लॉयमेंट में नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर दिस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका किसी के साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 साल का है तो आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर, आप अपना इंटरेस्ट भी पॉसिबल इंटरेस्ट भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर दी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बच्चा। तो इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट में। मेन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें जनरली किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ जब आप जुड़ते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ही रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो कि प्रिस्क्राइब करता है प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। अब एसोसिएशन क्या होता है मैम, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट अलग रहते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट, डिटरमिन्ड कंडीशन ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय। इसके अंदर क्या चीज है बच्चा, कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब की बात कर रहे हैं। अब नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन। बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेन इन प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब है आपका प्रोफेशन, इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग। रेंडरिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग। अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर रेंडर कर रहे हैं पर्सनलाइज सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, जो कि स्पेशलाइज्ड नेचर होगी। एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विस। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जब भी किसी हॉस्पिटल में कुछ फीवर हुआ है या इलाज करवाने गए तो किसी के क्लिनिक पे, तो 1 बाय 1 वो आपको पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका क्या है, स्पेशलाइज्ड नेचर का होता है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड नेचर क्यों, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स होता है उसके पास। एम्प्लॉयमेंट, इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग द वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। ये परफॉर्म करते हैं बच्चा ऐसा काम जो इनके एम्प्लॉयर, जो इनके हेड ने दिया हुआ होता है, ठीक है। रिवॉर्ड, अब एक बात सुनो, कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा बच्चा तो उसका मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सपोज करो इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो एज अ रिवॉर्ड आप क्या चाहोगे, आपके पेरेंट्स आपको कुछ दिला के दे, या रिवॉर्ड हमेशा पैसे की फॉर्म में नहीं होता, हो सकता है आपको मोटिवेट करें, ठीक है। ये सपोज करो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपने टॉप करी है क्लास 11 और आपको बदले में सर्टिफिकेट या मेडल मिले स्कूल से, तो वो भी तो एक रिवॉर्ड हो गया। जब ऐसे ही कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके लिए रिवॉर्ड के तौर पे क्या आएगा, प्रॉफिट। अब प्रोफेशन के अंदर रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड फीस, ठीक है। जो भी सर्विस अपनी प्रोवाइड करेगा प्रोफेशनल कोई भी, तो उसको उसकी क्या मिलेगी, फीस एज अ रिवॉर्ड। और एम्प्लॉयमेंट में एज अ रिवॉर्ड, अगर कोई एम्प्लॉयड है आपके लिए काम कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी, सैलरी एज अ रिवॉर्ड, ठीक है बच्चा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। अब है आपके पास केस स्टडी। अब केस स्टडी बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। अमर, अकबर एंड एंथनी आर द 3 फ्रेंड्स परसुइंग डिफरेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, परसुइंग व्हाट, डिफरेंट कैरियर्स, ठीक है। अमर इज अ डॉक्टर, अब अमर डॉक्टर है एंड इज रनिंग इज ओन क्लिनिक। जैसी डॉक्टर का नाम आए क्या आ गया बेटा, प्रोफेशनल, ठीक है। वो कैसे काम कर रहा है, एज अ प्रोफेशनल, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद है अकबर रन्स अ बेकरी एंड मेक्स ब्रेड एंड बिस्कुट। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर अकबर बेकरी रन कर रहा है और ब्रेड बना रहा है तो क्या रन कर रहा है, बिजनेस, ठीक है बच्चा।
अब उसके बाद क्या है, एंथनी इज एन IAS ऑफिसर। मैंने बताया था गवर्नमेंट का नाम आए तो तुरंत क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, अपने देश के लिए काम कर रहा है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई दी ऑक्यूपेशन। अब जल्दी से इनका ऑक्यूपेशन मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी, और आपको इन सब का डिफरेंस बताना है किसके बेसिस पे, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, रिवॉर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, रिवॉर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट। आई होप आप इसको समझा लेंगे अच्छी तरीके से, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट और रिवॉर्ड को। आपसे बेसिस के कोई भी पॉइंट वो केस स्टडी में पूछ सकता है, और यही आपकी केस स्टडी थी और बहुत इजी थी। होपफुली आपको केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ आ रही हो। अब केस स्टडी का कोई खौफ नहीं रहेगा, आप कोई भी केस स्टडी क्रैक कर लेंगे। हमारे चैनल पे सिर्फ आपको यही अच्छी चीज मिलेगी, हर एक टॉपिक के बाद आपको केस स्टडी मिलेगी। अगर आप हमारे को फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें भी और अच्छा लगेगा और हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर के आएंगे। बच्चा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए आप सभी को यही कहना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियो लेकर के आए तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे, होपफुली आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हमारा हो गया है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली जो टर्म है वो किस चीज के लिए है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली है खुद को सेटिस्फाइड कराने के लिए। जैसे कोई भी पर्सन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में हो, जैसे चैरिटी करना चाहता हो, इसमें कोई पैसे अर्निंग का काम नहीं है। The activities which are undertaken by an individual with the motive of getting psychological satisfaction. The activities जिसका मेन एम क्या है, जिस इंडिविजुअल का एम है अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना खुद को। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कुछ अच्छे काम करना, ठीक है, दूसरों की मदद करना, चैरिटी करना, ठीक है, रिलीजियस वर्क करना। अगर आपको गिटार प्ले करना पसंद है तो अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो आप खुद की साइकोलॉजी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो जो काम करें वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी हमारी इकोनॉमी में कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाया जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी, सोशल सर्विस, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नोन एज व्हाट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टेम्पल जाना, चैरिटी करना, सोसाइटी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन करना। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन क्या चीज है, प्रोडक्शन करना लेकिन खुद के कंजप्शन के लिए। अगर एक किसान अपने खुद के लिए अनाज बना रहा है, खुद की सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वो याद रखना वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए होगा, वो पैसे नहीं कमा रहा है। ठीक है बच्चा, ठीक है। अगर वो जो भी अनाज बना रहा है बाजार में बेच रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो गया, देन ही इज डूइंग बिजनेस। अब डिफरेंस देख लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। पहला मोटिव क्या है, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन एम क्या है, पैसा कमाना, ठीक है, एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ताकि वो क्या चीज करें, अपने आप को मेंटली सेटिस्फाइड कर सके और फ्यूचर के लिए वेल्थ यानी पैसा जोड़ सके, ठीक है, और अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल कर सके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन दी अदर हैंड क्या है, सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड करवाना, ठीक है, याद रखिएगा बच्चा, खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड करवाना वो क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन अगर खुद को करवाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्सपेक्टेशन, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। अगर कोई भी एक्टिविटीज जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, पैसा कमाना। मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि उसका मेन पर्पस ये होता है किसी की मदद करना, अपने खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड कराना। पर्पस, द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ, फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ के रखना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल अपने आप को सेटिस्फाइड करवाना, जो चीज हमें पसंद है करना उसको करना, तो अपनी साइकोलॉजी को सेटिस्फाइड करवाना। आउटकम, द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या प्रोड्यूस करना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना जिससे पैसे कमाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेन एम ही है अर्निंग मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज इज मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्सन हु अंडरटेक देम,
द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज क्या चीज है? मेंटल सेटिस्फैक्शन है किसी भी पर्सन का किस चीज के लिए? जो इन एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है, जैसे दूसरे की मदद करना, चैरिटी करना, गोइंग टू टेम्पल हो गया, टेम्पल जाने का उसका मन है, तो ये सब क्या है, अपने आप की सेटिस्फैक्शन के लिए किया जा रहा है। एग्जाम्पल, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसी से पैसा अर्न करा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कौन सा है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, जैसे कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट जहां पे हम पैसे अर्न कर रहे हैं। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का बच्चा आपका एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज। फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज क्या होती है? फैमिली गेट टुगेदर हो गई, ठीक है बच्चा, क्योंकि इसमें मेन मोटिव हमारा पैसा कमाना नहीं है, ये हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं, जिसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। एक हो गया आपका रिलीजियस एक्टिविटी, सोशल सर्विस हो गया, डेट मींस चैरिटी वगैरह कर दिया। अब रिलीजियस क्या हो गया? अगर आप यू आर गोइंग टू द टेम्पल, तो ये आप अपने इनर सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आप कोई पैसा अर्न नहीं कर रहे हैं। सोशल सर्विस एंड पेट्रियोटिक एक्टिविटीज, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज हो गया, आप अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा सा कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये आपका इनर सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई भी मेन मोटिव बचा पैसा कमाना नहीं है। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली हमारी इकोनॉमी में पैसे कमाने के लिए होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली जो आपके लिए होता है वो किस चीज के लिए? सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आप फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं, आप टेम्पल जा रहे हैं, आपको गिटार प्ले करना पसंद हो, ठीक है, आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, द फॉर्म ऑफ चैरिटी, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसमें आप अपने धर्म को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने रिलीजन को और अच्छे से लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये आपका इनर सेटिस्फैक्शन के लिए जो काम हो रहा है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए है। ठीक है बच्चा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड तक तो जरूर देखना ही, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।